फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक पर। आज हम ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज सेकंड करने वाले हैं। कल हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, ये आज हमने जो क्वेश्चन इंक्लूड किए वो क्वेश्चन एनटीपीसी के जो अभी एग्जाम में पूछे थे क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया आज के सेशन में। ठीक, उसमें से हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लिए हैं, तो वो क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। ठीक, और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ये उन स्टूडेंट के लिए जो जिनका बेसिक क्लियर है और जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है वही इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तीन मित्र है ए बी सी 5,525 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए बी सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपए, 100 रुपए और 75 रुपए निकाल दिए जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का अनुपात 11, 18, 24 होगा और आरंभ में सी को प्राप्त होने वाली राशि हमें बताना है। ठीक, तो हमें बांटना कितनी राशि है, जो ए है और बी और सी, इन तीनों में बांटना है। और जो राशि हमें दी हुई है वो है 5,525 रुपए। और हमें जो इसमें क्वेश्चन का अनुपात दिया हुआ है 11, 18 और 24 का। ठीक, और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इनकी राशियां जो मतलब 50 रुपए, 100 रुपए, 75 रुपए निकालने के बाद का हमें ये अनुपात दिया हुआ है। तो क्या मैं उस राशि को जोड़कर इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो ये अनुपात के बराबर वो राशि निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 50 रुपए, 50, 100 और 75 रुपए। ठीक है, 12, तो 225 को अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से, तो ये 5300 जो है ये अब मैं इस अनुपात में बांट सकता हूँ। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, तो इनको जोड़ता हूँ मैं, 4, 8, 4, 12 और 1, 13, तो 3 और 2, 3, 4 और 1 हासिल का 5, तो 53x ये बराबर होगा मेरा 5300 रुपए। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 100। और अब जो राशि निकालने के बाद जो अब क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि सी का आरंभ में जो लाभ है वो कितना था, जो सी को जो पैसा मिल रहा था वो कितना था। तो यहाँ पर अभी कितना मिल रहा है सी को, 24 × 100, 2400 रुपए। ठीक, अभी 2400 रुपए मिल रहा है। तो ये राशि निकालने के बाद की, अब सी में जो ऐड हुआ था पहले तो वो कितना था, 75 रुपए। अगर जब सी के हमें आरंभ की राशि पूछी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें 75 रुपए ऐड करना पड़ेगा। तो 75 में इसमें ऐड अगर कर देता हूँ तो मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 2475 रुपए। ये मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दोस्तों कि x और y किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि z y से 50% अधिक कार्य कुशल है तो z और y कार्य शुरू करते हैं, लेकिन दोनों को 4 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है और x और p की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिनों में पूरा करता है। तो p अकेले मूल कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन में हमें क्या है कि क्या दिया हुआ है, x 18 दिन में एक कार्य कर सकता है और y जो है 30 दिन में एक कार्य को कर सकता है। और उसके बाद में हमें बताया है कि z जो है y से 50% अधिक कुशल है। ठीक, तो z y से 50% मतलब कि 2 से 3। अब हम जानते हैं दोस्तों कि ये इफिशियंसी मतलब क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, तो हम टाइम का अनुपात निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, 2 से 3। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि z और y कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन तक बाद कार्य छोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले z की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी, जो z है वो कितने दिनों में एक कार्य को कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जब मुझे ये टाइम का अनुपात दिया हुआ है मेरा y का, तो 3 की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 1:2 का जो अनुपात है वो निकल के आ जाएगा कितना, 10। अब यहाँ पर z कितने दिनों में कार्य कर सकता हूँ, तो इस 10 का गुणा मैं यहाँ कर सकता हूँ
तो z एक कार्य 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो z एक कार्य कितने 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा, तो 18, 30, 20 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 180। तो x की क्षमता निकल के आ जाएगी, एक दिन में ये 10 यूनिट कार्य कर सकता है। y की क्षमता भी यहाँ पे निकल के आ जाएगी, एक दिन में ये 6 यूनिट कार्य कर सकता है। और z की क्षमता यहाँ पर निकल के आ जाएगी, एक दिन में ये 9 यूनिट कार्य कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें बाद में क्या कहा गया है कि x और p 4 दिन तक के कार्य करते हैं, एक x और p 4 दिन तक के कार्य करते हैं, और नहीं z और y 4 दिन, सॉरी z और y 4 दिन तक के कार्य करते हैं, और फिर उसके बाद में p उसमें ऐड होता है, मतलब p उसके साथ में जुड़ा जाता है, किसके साथ में, x के साथ में। ठीक है, तो z और y ने 4 दिन तक के कार्य किया है, तो z की क्षमता कितनी है, एक दिन में 6 यूनिट, और y की क्षमता कितनी, एक दिन में 9 यूनिट, तो मतलब कि 15 की क्षमता से 4 दिन तक के इन्होंने कार्य किया होगा। ठीक, तो इन्होंने कितने 60 यूनिट कार्य कर लिया होगा। अब शेष कार्य को ही तो x और p ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 180 में से अगर इसमें शेष कार्य निकल के आ जाएगा मेरा कितना, इस 180 में से माइनस करता हूँ 60 को, ये शेष कार्य निकल के आ गया 120 यूनिट। अब इस 120 यूनिट को ही x और p ने किया है। ठीक, तो x और p ने किया होगा, तो अब उन्होंने कहा है कि अगले 4 दिनों में इन्होंने कार्य पूरा कर लिया x और p ने, तो मुझे यहाँ पर x की क्षमता पता है मुझे कि एक दिन में 10 यूनिट x कर सकता है, तो इसने 4 दिन में कितने यूनिट कार्य किया होगा, x ने 40 यूनिट। तो जो 40 यूनिट जब x कार्य करेगा तो बाकी शेष कार्य कौन करेगा, p करेगा। ठीक है, तो 40 यूनिट इसने कार्य किया है x ने, तो 40 यूनिट को मैं माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे बच गया मेरा कितना 80 यूनिट। अब ये 80 यूनिट कार्य किसने किया है, p ने किया है 4 दिन में, तो मतलब ये एक कार्य कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, एक कार्य 20 दिन में कर सकता है। तो ये अब उसमें क्वेश्चन में हमें पूछा है कि p अकेले कार्य को कितने दिन में कर सकता है, जब वो एक कार्य 20 दिन में कर सकता है तो वो 180 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो मैं यहाँ पे 20 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 9 दिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 11 अंकों की संख्या हमें दी हुई है और वो पूछ रहा है कि 72 से विभाज्य तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 अंकों की संख्या 8 डबल 8 p 5 5 4 0 8 5 k 6, तो डिविजिबल है 72 से। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है, यहाँ लिख देता हूँ 3k प्लस 2p, ये हमें बताना है। ठीक, तो दोस्तों क्या मैं इसे फैक्टर, इसकी फैक्टर अगर मैं करूंगा तो क्या होगा 9 इंटू 8। अब मुझे क्या देखना है कि ये संख्या जब 72 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। ठीक, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि 8 से अगर ये डिविजिबल है, तो 8 से अगर कोई भी संख्या डिविजिबल होती है तो उसका रूल क्या है कि आखिरी की 3 संख्या वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो मैं आखिरी की 3 संख्या देता हूँ 5k 6। अब मैं यहाँ पर k की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, अगर k की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा 1, अगर तो 8 से 48, शेषफल कितना बचेगा 3, 36। ये 8 से डिविजिबल नहीं है, मतलब k की वैल्यू में 1 पुट नहीं कर सकता, k की वैल्यू में 2 पुट करके देखता हूँ, तो 8 से 48, यहाँ पे शेषफल बच जाएगा 4, ये 46 होगा, तो ये भी डिविजिबल ही होगा। k की वैल्यू को मैं 3 पुट करके देखता हूँ, तो 8 से 48, शेषफल कितना बच गया 5, और ये 6 जैसे कि तैसा, तो 8 से 48 मतलब कि 8 56। इसका मतलब मैं k की वैल्यू क्या 3 पुट कर सकता हूँ। ठीक, अब k की वैल्यू को मैंने 3 पुट कर दिया। अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि संख्या का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो 6 3 9 9, तो ये तो कैंसिल हो गया, 5 8 13, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 8 कितना हो गया 27 और 8
34 34 और 8 नहीं 27 27 और 8 35 35 और 8 43। तो ये 43, इसका मतलब p की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2। ठीक, तो p की वैल्यू को मैं 2 पुट कर सकता हूँ, तब जाके ये 9 से डिविजिबल होगा। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में रख देता हूँ 3 3 का 9 प्लस 2 दूनी 4, तो आंसर मेरा होगा 13। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 32,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि वार्षिक मतलब कि 6 माह जो रेट है वो है वार्षिक 12%। ठीक है, और हमें बताना है कि त्रैमासिक की दर से 6 माह का ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हमें जो रेट है वो त्रैमासिक निकालनी पड़ेगी। तो जब 12 माह का रेट दिया हुआ है 12%। ठीक, तो एक माह का कितना हो जाएगा 12/12, और हमें पूछा है 3 माह का, तो मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूंगा। तो 3 माह की जो रेट होगी वो होगी 3%। जब 3 माह की रेट 3% है, अब मुझे ब्याज बताना है 6 माह का, तो मैं यहाँ पर सक्सेसिव भी लगा सकता हूँ या फिर मैं मल्टीप्लाई से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो 32,000 रुपए की राशि है, तो मैं हम मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। 32,000 रुपए की राशि है, 3% का ब्याज है, तो ये आएगा मेरा कितना 3,0 3 दूनी 6 3 3 का 9। अब ये 960 का हम 3% निकालेंगे, 3 6 18 हासिल का 1 9 3 27 और 1 28, और ये 0 यहाँ पॉइंट का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 का, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हासिल का 1 9 दूनी 18 और 1 19, और ये 28 8, मतलब कि 8 4, तो 1948.8 ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 80,000 रुपए उधार लेता है और रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 91,000 रुपए उधार लेता है, तो उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिश्र धन कब समान होंगे, मतलब कितने वर्षों में समान होंगे। तो मिश्र धन होता क्या है, तो जो मूलधन के ऊपर जो ब्याज लगता है, जब हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को मिश्र धन के फॉर्म में रखेंगे। और तो क्वेश्चन में क्या 24% की वार्षिक साधारण ब्याज है, तो मतलब कि 80,000 रुपए तो रहेगा ही, साथ में 80,000 पे ब्याज लगेगा, वो है 24% का, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। अब ये बराबर होगा 91,000, तो रहेगा ही, साथ में उसमें ब्याज 20% और टाइम हमें, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यहाँ पे 2 0 से 2 0। अब मैं इसे इधर ला लेता हूँ और इसको उधर माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 24 का गुणा करूंगा, 24 0 0 8 2 32 का 2 हासिल का 3 8 2 16 और 3 19 19,200 टी। अब इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो 2 0 0 इधर कर लेते हैं, 2 0 0 और 2 1 2 9 2 18, मतलब कि 18,200 टी माइनस करूंगा 18,200 टी। अब इस 80,000 को इसमें से माइनस करूंगा तो ये कितने बचेंगे मेरे 11,000 रुपए। तो यहाँ पर माइनस होगा ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 से 0, तो 1000 टी बराबर से 11,000। तो यहाँ से 3 0 से 3 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। हमारा आंसर क्या होगा 11। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
और इसी तरीके के और क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।